हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी ऑथर चित्रा एंड यूर वाचिंग मूव्स डायरी। तो काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी लेट एपिसोड ला रही हूं, जिसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। लेकिन आप लोग भी समझो कि मुझे और भी काम होते हैं, घर के काम, फिर पढ़ाई लिखाई ये सब भी करना होता है, तो देर हो जाती है। ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, जिस वजह से मैं बातों को टालते रहती हूँ कि बाद में एपिसोड बनाऊँगी, जिस वजह से 1 हफ़्ते हो जाते हैं। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए नए एपिसोड जल्दी ला सकूँ। और आप लोग मुझे पहले एक बात बताओ कि आप लोग को रिजेक्टेड लव कैसा लग रहा है? अगर आपको चाहिए तो मैं उसका नेक्स्ट पार्ट भी ला सकती हूँ। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट में बता दो कि रिजेक्टेड लव अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, ताकि मैं इसका कंक्लूज़न निकाल कर एपिसोड लाऊँ या ना लाऊँ ये डिसाइड कर पाऊँ। और ये स्टोरी आपको कैसे लग रही है इसके बारे में बताना। ठीक है, तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप तक हमने पढ़ा था कि आज कथा का आज फ्रेशर पार्टी था जिसमें वह अपना डांस परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं जब फ्रेशर पार्टी खत्म होती है तब कथा सड़क पार कर रही होती है, तभी उस सड़क पर एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंज जाती है। अब आगे 2 दिन बाद मुंबई सिटी हॉस्पिटल मुंबई का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल होता है, जहां पर काफ़ी बड़े बड़े अमीर घर के लोग अपना इलाज करवाने जाते हैं। इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है और इसके साथ साथ इसमें अलग से वीआईपी कमरे भी होते हैं, ताकि गेस्ट के साथ साथ पेशेंट भी अच्छे से रह पाए। लेकिन इस हॉस्पिटल में बिना बड़ी पहुंच के लोगों को एडमिट नहीं किया जाता है। इस हॉस्पिटल में बहुत ही कम लोगों को एडमिट किया जाता है जो काफ़ी अमीर होते हैं। वहीं सिटी हॉस्पिटल के ही 45 फ्लोर के एक वेब कमरे में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा इस वक्त पीला पड़ा हुआ था, लेकिन वो इस हालात में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने इस वक्त हॉस्पिटल के कपड़े पहने थे। तभी उस लड़की की आंख धीरे धीरे खोलने लगती है और उस लड़की को एहसास होता है कि उसके सिर पे कोई प्यार से हाथ रखकर उसके सर को सहला रहा है। यह महसूस करते ही वह लड़की, जो और कोई नहीं कथा होती है, वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। आंखें खोलने के बाद जब उसकी नज़र सीलिंग पर पड़ती है तभी वह आसपास उठा के देखने लगती है, तो उस महसूस होता है वह किसी हॉस्पिटल के कमरे में है। तभी उसका ध्यान अपने सामने बैठे एक औरत पर जाता है जो इसके बालों को सहला रही थी और प्यार से उसे ही देख रही थी। कथा सामने वाली औरत को देखकर सोच ऊपर जाती है। तभी उस कुछ ध्यान आता है वो इस औरत से आज से पहले कभी मिली नहीं थी, लेकिन उसने उस औरत को किसी फोटो में देखा था। वो कंफ्यूज होकर सामने देखने लगती है। तभी उसके कानों में मायरा की आवाज आती है, जो अभी कथाओं के कमरे में ही थी, और उस होश में देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। कथा तो होश में आ गई तो ठीक है ना, तो कहीं दर्द तो नहीं ना हो रहा है? तू अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है? यही सारे सवाल मायरा कथा से बिना रुके किए जा रही थी, और कथा जिसका ध्यान अभी उस औरत पे था उसका ध्यान मायरा की बातों पर जाता है जो उससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी। कथा उस शांत कराते अपने धीमे से आवाज में कहती है, मायरा तो पहले शांत हो जा। हाँ मैं ठीक हूँ, वो इतना ही कहती है कि उस अचानक से चक्कर आ जाता है और वह फिर से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद कथा इस वक्त उसी विप हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसके चारों तरफ बहुत सारे डॉक्टर्स थे। वहीं उसी कमरे में मायरा के साथ वही औरत थी जो कथा का बल सहला रही थी। डॉक्टर्स कथा को चेक कर देते कहते हैं, अभी पेशेंट की हालत काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। हमने उनको इंजेक्शन दे दिया है क्योंकि उनके बॉडी में अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। 1-2 घंटे में पेशेंट होश में आ जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर कुछ और चीज़ें कथा के बारे में बताते हैं, लेकिन डॉक्टर्स गड़ा के प्रेग्नेंट होने के बारे में सामने खड़ी औरत को नहीं बताते, क्योंकि मायरा ने पहले ही डॉक्टर को मना किया हुआ था। ये
ये सब बताने के लिए। वही डॉक्टर की बात सुनकर मायरा और सामने खड़ी औरत के दिल को हल्का चैन आता है और वो सब कथा के बगल में जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। जब कथा की नींद खुलाती है तो फिर से सामने खड़ी औरत को एकटक देखने लगती है, जो प्यार भरे ऐसा और ममतापन से उसी देख रही थी। तभी सामने बैठी औरत कथा पर प्यार से हाथ रखते कहती है, बेटा तुम ठीक हो ना? हमें जब तुम्हारे बारे में पता चला तो हम काफ़ी घबरा गए थे और मायरा ने भी हमें बताया था कि आजकल आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं। वो औरत बहुत प्यार से कथा से बात कर रही थी। कथा को उस औरत के साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा था और उस औरत की बातें सुनकर कथा की आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले देव की मां के अलावा किसी ने उसका इतना ख्याल नहीं रखा था और ममता भरा एहसास उस नहीं दिलाया था। कथा की आंखों में नामी देखकर सामने वाली औरत जो और कोई नहीं मायरा की मां राजेश्वरी राठौर होती है, जो काफ़ी दयालु किस्म की औरत थी। कथा के एक्सीडेंट तक की खबर सुनकर वो कथा को देखने के लिए गई थी। कथा का एक्सीडेंट 2 दिन हो गया था। इस बीच राजेश्वरी जी रोज कथा के साथ अपना वक्त बिताती थी। भले कथा उस वक्त बेहोश होती थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत क्या देखकर राजेश्वरी जी को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता था। राजेश्वरी जी के साथ साथ मायरा की दादी भी कथा को देखने के लिए हॉस्पिटल आती थी, लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वह आज कथा को देखने के लिए नहीं आ पाए। वहीं मायरा कथा और अपनी मां की बॉन्डिंग देखकर कथा के लिए खुश होती है, क्योंकि वह जान चुकी थी कि अभी शायद कथा को मां का प्यार मिले जो आज तक उसे नहीं मिला। तभी कथा की आवाज़ सबके कानों में आती है। वो लड़खड़ाते कहती है, मैं ठीक हूँ, अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद मायरा एक लंबी सांस छोड़ते कहती है, थैंक गॉड कथा तू ठीक हो गई है, वरना मुझे और मैं को तुम्हारी बहुत फितरत हो रही थी। वैसे डॉक्टर ने कहा है कि तुझे 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज मिल जाएगा और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि आए इस दिनों के बीच में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए। इसके बाद मायरा और राजेश्वरी जी को डिनर करवाती हैं, क्योंकि आए इस वक्त रात का समय हो गया था। कथा को डिनर में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी और सूप मिला था, जिसे देखकर कथा का मुंह बन जाता है। तभी राजेश्वरी जी अपने हाथों से कथा को खिलाते कहती है, मेरा बच्चा आज मेरे हाथों से खाएगा। कथा जो उनकी यह बात सुनकर खुश हो गई थी, वह खुशी खुशी राजेश्वरी जी के हाथों का खाना खाने लगती है। कथा आज से पहले राजेश्वरी जी से नहीं मिली थी, लेकिन उसने मायरा के फ़ोन में राजेश्वरी जी को देखा था। वहीं मायरा कथा को अपने सारे घर वालों का फोटो दिखा चुके थे और उनके बारे में भी बता दी थी। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो इंसान कौन है ये हम आगे जानेंगे। कथा पहली बार राजेश्वरी से आमने सामने मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उससे भी ज़्यादा राजेश्वरी जी का ममता भरा स्पर्श को देखकर वो राजेश्वरी जी से अटैच होने लगते हैं। वहीं राजेश्वरी जी भी कथा से पहली बार मिली थी, लेकिन उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उन्हें कथा अपनी बच्ची जैसी ही लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्रक्ष के केबिन में रुद्रक्ष अपने शेयर पर बैठकर अपना लैपटॉप चलाते कुछ सोच रहा था। ऐसे लग रहा था कि वह गहरी सोच में है। तभी वह उस रात की बातें याद करने लगता है। फ्लैशबैक कथा इस वक्त रोड क्रॉस कर रही थी, बिना ये ध्यान किए कि सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक उसके सामने आ रहा है। तभी कथा को जब एहसास होता है कि वह अनजाने में ही सड़क के बीचों बीच आ गई है। वही सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। ये देखकर कथा वहीं पर जम जाती है और उधर से हिलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाती है। तभी अचानक से वाहन पर एक बहुत जोर की दर्दनाक चीख उस रोड पर गूंज जाती है। वही रुद्रक्ष जो कथा को देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र कथा की हरकत पे जाती है, क्योंकि कथा इस वक्त बेजान हालात में रोड पे चले जा रही थी, अचानक से उस खतरे का संदेश मिलता है और वह जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर सीधा कथा की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी धड़कन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि
किसी अनजान खतरे को महसूस कर खुशकिस्मती से कथा रुद्राक्ष से ज्यादा दूर नहीं थी, जिस वजह से जैसे ही वह ट्रक कथा के पास आता है रुद्रनश अपनी रफ्तार दिखाते कथा को लेकर सड़क के उस पार गिर जाता है। इसी बीच कथा के सर पर अचानक से चोट आ जाती है और वह कुछ सोचने समझने की हालात में नहीं रहती है। उसका हाथ अनायास से उसके पेट पर आ जाता है क्योंकि उसे का एहसास हो गया था, लेकिन इससे पहले वह ज्यादा कुछ समझ पाती वो बेहेव हो जाती है। वही मायरा की नजर जब कथा और रुद्राक्ष पर जाती है वह तेजी से चिल्लाकर उन दोनों के पास आने लगती है। वो इस वक्त बहुत डर गई थी कथा के लिए, वही रुद्राक्ष के हाथों में भी खरोच आ गई थी, लेकिन वह अपनी चोट से ज्यादा कथा पर ध्यान देकर उसे उठाने लगता है, लेकिन कथा तो बेहोश हो गई थी, जिस वजह से रुद्राक्ष पैनिक करने लगता है और अपने ड्राइवर को जल्दी से बुलाता है। वही रुद्रनश का इशारा समझकर उसका ड्राइवर जल्दी से वाहन चला जाता है। वही मायरा जब कथा और रुद्राक्ष के पास आती है तो उन दोनों को सही सलामत देखकर वह एक चैन की सांस लेती है। वह कुछ पल के लिए बहुत ज्यादा और डर गई थी, लेकिन कथा को बेहोश हुआ देखकर वह जल्दी से रुद्र से कहती है, भाई क्या हुआ है? कथा को यह अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? कथा उठो तो मैं, क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? मायरा ये सब रोते कथा को उठते कहती है। तभी अनन लोगों के पास अधीर और आरुष दोनों आ जाते हैं, जो कथा की हालात देखकर वह लोग भी घबरा जाते हैं और जल्दी से आसपास टैक्सी को देखने लगता है, लेकिन इसी बीच रुद्राक्ष का ड्राइवर उन लोगों के पास ही जाता है और रुद्राक्ष बिना किसी पर ध्यान दिए कथा को जल्दी से अपने गाड़ी पर बैठाकर मरा को लेके वाहन से चल जाता है। इस बीच आरुष और अधीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ, क्योंकि रुद्राक्ष ने पलक झपकते ही कथा को अपनी गाड़ी में बैठा लिया था, जिससे वह दोनों कुछ समझ ही नहीं पाए। जब उनको होश आया तो वो लोग भी कथा के पीछे पीछे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। फ्लैशबैक एंड रुद्रनश जो आए इस वक्त क्या था के बारे में सोच रहा था, वो खुद से सवाल करते कहता है, आखिर क्या हो गया था मुझे? मैं उस लड़की के लिए इतना घबरा क्यों गया था? वो यही सब अपने दिमाग में सोच रहा था। तभी उसका फोन बजाने लगता है। फोन बजाने की आवाज सुनकर रुद्राक्ष अपना फोन उठता है तो सामने से उसकी मैं उस घर बुला रही थी, क्योंकि इस वक्त रात के 1 बजे बाज रहे थे और रुद्रनश इस वक्त अपने ऑफिस में ही था। ये देखकर उसकी मैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। रुद्रनश उन्हें शांत कराते कहता है कि वो आज ऑफिस में रुकेगा, इसके बाद वह अपनी में से कुछ और बातें करता है और फोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कथा इस वक्त अपना डिनर खत्म करके सो रही थी। इस वक्त उसके कमरे में सिर्फ और सिर्फ मायरा ही थी, क्योंकि राजेश्वरी जी को घर से कॉल आया था कि दादी माँ की तबीयत खराबी हो गई, जिस वजह से उन्हें कथा को छोड़ के जाना पड़ा। वहीं कथा के साथ मायरा आज रात उस हॉस्पिटल में रुकती है। अभी अगले दिन जब कथा की आंख खुलाती है तो उसके सामने काफी सारे डॉक्टर्स थे जो कथा का चेकअप कर रहे थे। तभी कथा को अचानक से याद आता है कि कहीं राजेश्वरी जी को उसके साथ चाय के बारे में पता न चल जाए कि वह प्रेग्नेंट है। मायरा जो उसके बगल में ही बैठी थी, कथा के आंखों में सवाल देखकर वो समझ जाती है और वह धीरे से कथा के कानों में कहती है, तो चिंता मत कर, मैंने डॉक्टर्स को समझा दिया है कि वह तेरे बारे में माँ बताएं। मायरा की बातें सुनकर कथा रिलैक्स फील करते हैं और वह अपने आंखों से ही मायरा को थैंक यू कहती है। वही तभी डॉक्टर कथा के बारे में बताते कहते हैं, देखिए अभी आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी बॉडी काफ़ी वीक है, जिस वजह से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही में हम जो आपको दवाएं प्रेस्क्राइब कर रहे हैं अभी आपको खानी पड़ेगी। ऊपर से इस हालात में आप ज़्यादा चल नहीं रहे हैं ताकि आगे चलकर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वह कथा को कुछ दवाएं देते हैं और कथा उनसे खाकर सो जाती है और ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं। इस बीच राजेश्वरी जी रोज कथा से मिलने आती थी और कथा से प्यार भरी बातें करती थी। कथा दवाइयों और
और राजेश्वरी जी का प्यार मिलकर धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। लेकिन इस बीच कथा से मायरा की दादी कथा से नहीं मिल पाती है क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वही रुद्रक्ष कथा के ख्यालों में पड़ाकर पागल हो गया था। वो दिन भर कथा के बारे में सोच रहा था, जिस वजह से वो रीताते होकर उस जाने का प्लान करता है क्योंकि कुछ दिन पहले राघव ने उस बताया था कि उसके उस वाले कंपनी में कुछ प्रॉब्लम गई है जिससे फिक्स करने में 1 महीने लगेंगे, जिस वजह से रुद्रक्ष ये तय करता है कि वह कथा से अपना ध्यान हटाने के लिए वह उस जाएगा। और यह सोचते ही वह सबसे पहले अपनी मां को फोन करके सब कुछ बता देता है, जिससे उसकी मां और आंसू होती है, लेकिन वह भी बाद में जाते हैं। इसके बाद रुद्रक्ष अपने सेक्रेटरी राघव को फोन करता है और उसे 1 घंटे में जेट तैयार करने के लिए कहता है। आपने बॉस का हुक्म सुनकर वो जल्दी से प्राइवेट जेट रेडी करता है। वहीं कुछ घंटों बाद इस रुद्रंश अपने प्राइवेट जेट पर बैठा आसमान को अपने बहुत करीब देख रहा था। इस बात से अंजन बहुत बड़ी गलती करने वाला है और आगे चल के उसको इस बात के लिए बहुत ज्यादा पछता हुआ होने वाला है। दूसरी तरफ आज कथा का डिस्चार्ज होने वाला था। इस वक्त हॉस्पिटल के कमरे में कथा और मायरा एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे से बहस कर रही थी। तभी मायरा कहती है, देखो कथा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं यह शादी की, तुम मेरी बात सुनो और मेरे साथ मेरे घर चलो क्योंकि तुम्हारा बहुत हो गया मन मर्जी। अब मैं जान गई हूँ कि तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो और तुम्हें पता है ना, तुम्हारे साथ तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान भी है। अब मैं तुम्हारी जान को और खतरे में नहीं डाल सकती। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर जाना ही होगा। मायरा ये सब कथा से बहुत ज्यादा गुस्से में कह रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि कथा उसके साथ उसके घर चले ताकि वह और उसकी फैमिली कथा का ख्याल रख सके, जो कथा अच्छे से नहीं कर पाती है। मायरा को भी कथा की हालत के बारे में अच्छे से पता है कि वह दिन भर की भाग दौड़ और मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती है। अच्छे से कथा भी समझ रही थी मायरा की बातें कि वह उसका बस ख्याल रखना चाहती है। मायरा की जिद देखकर कथा हार मानते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इतना सुनते ही मायरा खुशी से उछल जाती है और मीरा को गले लगाते हुए जोर जोर से कहती है, थैंक यू सो मच कथा, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं काफी दिनों से चाहती थी कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो ताकि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। मायरा की हरकतें देखकर कथा के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए मायरा की बातें सुनने लगती है। इसके कुछ घंटे बाद ही कथा का डिस्चार्ज हो जाता है और वह मायरा की कार में बैठकर उसके मेंशन के लिए निकल जाती है। इस बीच मायरा में इस भी अपने घर ने फोन करके बता दिया था कि कथा उनके घर आ रही है। ये जानकर राजेश्वरी जी और मायरा की दादी सावित्री राजवंश, दोस्तों आप लोग सरनेम में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मैंने पिछली बार गलती से राजवंश की जगह राठौर बोल दिया था, जो कि गलत है। हीरो और उनके फैमिली का सरनेम राजवंश है, ना कि राठौर। अब कथा के आने की खुशखबरी मिलते ही सावित्री राजवंश के साथ साथ राजेश्वरी जी भी पूरे घर को अच्छे से सजाने लगते हैं क्योंकि कथा उन लोगों के लिए कुछ दिनों में बहुत ज्यादा खास बन गई थी। ऊपर से उनकी बेटी मायरा, जिसका आज तक कोई दोस्त नहीं बना था, उसकी पहली दोस्त बनी थी कथा, इसलिए वह सब कथा के उनके घर में आने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वह भी यही चाहते थे कि वह लोग भी कथा के साथ कुछ समय बिता सके। दरअसल मायरा ने अपने घर वालों को कथा के बारे में सारे सच्चाई बता दी थी कि कथा बचपन से ही अनाथ है, जिस वजह से वह सब कथा को प्यार देना चाहते थे। वही कथा रास्ते में बहुत ज्यादा नर्वस थी क्योंकि वो मायरा के फैमिली से आज से पहले नहीं मिली थी, सिवाय राजेश्वरी जी के उसे मायरा के फैमिली के सिर्फ फोटो ही देखा था। अब थोड़ी देर में मायरा की गाड़ी मुंबई के एक पॉर्श चलाके में इंटर करती है। उसे एरिया में बहुत कम ही घर थे, लेकिन जितने भी घर थे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कथा उन सारे घरों के आसपास का नजारा ही देख रही थी, तभी मायरा की कार एक बहुत बड़े मेंशन के आगे आकर रुकती है जो उसे
पूरे एरिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस घर कथा जब अपनी नज़र उठाकर उसे मेंशन को देखते हैं तो देखते ही रह जाती है, क्योंकि उसे मेंशन के चारों तरफ बॉडीगार्ड से वही मेंशन के सामने बहुत बड़ा गार्डन एरिया था जहां पर काफ़ी सारे तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे। वही मेंशन का थीम ब्लैक एंड वाइट होता है जो बहुत ज़्यादा रॉयल वाइट दे रहा था। उसे मेंशन में करीब 4 फ्लोर थे, लेकिन उसे मेंशन का स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा था। कथा की होश तब टूटती है जब उसके कानों में मायरा की आवाज़ आती है जो उसे गाड़ी के बाहर बुला रही थी। कथा जो इस वक्त उसे मेंशन को देखने में बहुत ज़्यादा खोई हुई थी, अचानक से उसका ध्यान मायरा की बातों से टूटता है और वह मीरा को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए उसी को देख रही थी। इसके बाद वह दोनों मेंशन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह दोनों मेंशन के अंदर घुसने वाले होते तभी उनके कानों में सावित्री जी की आवाज़ आती है जो कथा को वहीं रुकने के लिए कह रही थी। कथा सामने वाली औरत को देखकर हल्का सा घबरा जाती है और मायरा के हाथों को जोर से पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सामने वाली औरत कोई और नहीं मायरा की दादी होती है। अपने आप से कथा को डरता हुआ देखकर मायरा की दादी कथा की फिक्र करते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो ना? सावित्री जी की आवाज़ सुनकर कथा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती, हाँ मैं अब ठीक हूँ। तभी मायरा से कहती है, कथा तुम डर क्यों रही हो दादी से? ये तुम्हारी आरती करना चाहती है क्योंकि तुम हमारे मेंशन में पहली बार आए हो और तुम हमारे लिए बहुत खास भी हो, जिस वजह से देखो दादी और माँ ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। मायरा की बातें सुनकर कथा का ध्यान अपने चारों तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लाइट लगे हुए थे, उसके साथ साथ बहुत सारे फूल बहुत अच्छे तरीके से सजा कर रखा हुआ था। वही हाल के बीच में वेलकम कथा लिखा हुआ था। ये सब देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से नमी निकलने लगती है, क्योंकि कथा को आज से पहले किसी ने इतना स्पेशल फील नहीं करवाया था। तभी राजेश्वरी जी अपने हाथों में आरती की थाली लेते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ करना मेरा बच्चा, सपने में हल्की देर हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आरती की थाली सजा रही थी जिस वजह से मुझे हल्का लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। इसके बाद राजेश्वरी जी और देवकी जी एक एक करके कथा की आरती करते हैं और उसे खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। तभी पीछे से कथा को किसी की आवाज़ आती है, तो मिस कथा आप कैसी हैं? सच कहूँ तो तुम्हें उसे हालत में देखकर मैं तो घबरा ही गया था, लेकिन थैंक गॉड भाई ने तुम्हें और वक्त पर बचा लिया। कथा जिसे उसे रात के एक्सीडेंट के बारे में नहीं था आरुष की बातें सुनकर वह कंफ्यूज हो जाती है और कंफ्यूज होते ही हुए ही रहती है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे उसे रात किसने बचाया था, क्योंकि मैं सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई थी, तो मुझे कुछ याद नहीं है कि किसने मेरी जान बचाई थी। आरुष जिसने फ्लो में अपने भाई का जिक्र कर दिया था, अचानक से उसको कुछ याद आता है और वह कथा से झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरे कहना का मतलब है उसी दिन तुम्हें मायरा ने बचाया था और मेरा की चीख सुनकर हम लोग तुम्हारे पास आ गए थे और हमने एम्बुलेंस को फ़ोन करके वहां पर बुलाया था। आरुष कथा से उसके एक्सीडेंट के बारे में झूठ बोल देता है, इसकी वजह हम आगे जानेंगे, लेकिन कथा जिसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था अपने एक्सीडेंट के बारे में, वह उसे लगता है कि उसके बाद वह भी कंफ्यूज होकर अपना सर हमें हिला देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेरी वीडियो बहुत लोगों तक जाए और आप प्यारा सा कमेंट भी कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था कि कथा उनका एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उस हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ रहा था। डिस्चार्ज के वक्त कथा और मायरा की सो जाती है, जहां पर मायरा नहीं कथा को अपने घर चलने के लिए मना लिया था, वहीं कथा भी एक घर जाने के लिए हाँ बोल देती है क्योंकि उस राजेश्वरी जी का प्यार बहुत अच्छा लगने लगा था और वो कुछ समय और बिताना चाहती
करती थी राजेश्वरी जी के साथ। एन कथा जब मायरा के मेंशन में आती है तो मायरा का मेंशन बहुत ज़्यादा आलीशान था। दोस्तों, अगर आपको राजवंश मेंशन देखना है तो मैं पोस्ट कर दूंगी यूट्यूब पर ही, या फिर मैं इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी पर राजवंश मेंशन का फ़ोटो आप लोगों को दिखा दूंगी। और दोस्तों, आप लोगों को मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर स्टोरी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या फिर यूट्यूब चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आती है जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगी, तो मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को मैसेज में बता सकती हूँ और आप लोगों से बात भी कर सकती हूँ। तो दोस्तों, जल्दी से जाकर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू। अब आगे आए। इस वक्त कथा राजेश मेंशन के लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। कथा आए इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रही थी, क्योंकि एक तो इतना बड़ा मेंशन था, ऊपर से वो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी। मायरा जब कथा की दुवेदार देखते हैं तो वो कथा को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए उससे बात करने लगती है। वो अपनी दादी से भी कथा का इंट्रोडक्शन करवाते कहते हैं, कथा यह मेरी दादी है और दादी यह कथा मेरी बेस्ट फ्रेंड। मेरे ख्याल से आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे। मायरा की बातें सुनकर दादी और कथा के साथ साथ राजेश्वरी जी भी मुस्कुराने लगती हैं। इस वक्त आरुष अपने कमरे में चला गया था, इसलिए लिविंग एरिया में वो चारों के अलावा कोई नहीं था। तभी दादी जी कथा के पास बैठे कहती हैं, कितनी सोनी कुड़ी है, नजर न लगे मेरी बच्चों को। ये देखकर कथा मुस्कुराने लगती है और दादी जी इससे बातें करते कहती है, दादी आप भी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। जैसे ही कथा सावित्री जी को दादी कहती है, वाहन पर कुछ फलों के लिए सन्नाटा हो जाता है, क्योंकि कथा के मुंह से दादी शब्द सुनने के बाद कोई क्या बोले किसी को समझ ही नहीं आता है। वही कथा को जब यही एहसास होता है कि वो गलती से सावित्री जी को दादी कह दी है, जो कि कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन वो किसी फैमिली के साथ आज तक नहीं रही है, जिस वजह से उसने फ्लो में सावित्री जी को मायरा की तरह दादी कह दिया था। कथा इसके बाद माफ़ी मांगते कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैंने आपको वो इतना ही कह पाती है कि सावित्री जी उसके गालों को प्यार से छूते कहती है, अरे तुम इसमें माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम भी मेरे लिए मायरा जैसी हो और मैंने तो तुमको अपनी पोती भी मान लिया है। ये सुनकर कथा के फेस पे स्माइल आ जाती है और कथा की हंसी देखकर वाहन पर मौजूद सारे लोग उसी को देखने लगते हैं, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी और वो मुस्कुराते बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मायरा को यही एहसास होता है कि दिन प्रतिदिन कथा का चेहरा और भी ग्लो होते जा रहा है, जिसे देखकर वो खुश होती है। वही राजेश्वरी जी अभी कथा से कहती हैं, कथा मेरी बच्ची तुम थक गई होगी लंबे सफ़र से, आकर रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ नाश्ता बनाती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है और तुम इतनी कमज़ोर भी हो गई हो। मायरा तुम मैं एक काम करो, कथा को उसका कमरा दिखा दो, तब तक मैं कथा के लिए कुछ बनकर लेकर आती हूँ। और माँ जी आप भी अपने कमरे में जाकर आराम करिए, क्योंकि डॉक्टर ने आपको भी आराम करने के लिए कहा है। ये कहते राजेश्वरी जी किचन की तरफ चल जाती है। वहीं मायरा कथा को लेकर उसके कमरे में ले जाती है। अन लोगों को जता हुआ देखकर दादी जी भी अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्रनश इस वक्त तो यूएसए पहुंच गया था और इस वक्त वो अपने यूएसए के मेंशन में आराम कर रहा था, क्योंकि लंबे सफ़र से आने के बाद हुआ थक गया था। इस वक्त वो अपने बिस्तर पे मुंह के बल सोया हुआ था। तभी इसका फ़ोन बजता है। वो अपने फ़ोन के स्क्रीन में देखता है तो उससे शेरा फ़ोन कर रहा था। वो फ़ोन उठते
कहता है, क्या खबर मिली है? जैसे सुनकर सेरा कहता है, बॉस हमें पता चला है कि आज वो ओबरॉय की एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें वह लड़ियां सप्लाई करवाने वाला है और गॉड फादर ने आईएएस मिशन की जिम्मेदारी आपको दी है। ये सुनते ही रुद्रक्ष अपने B-स्टार से उठता है और तैयार होने लगता है क्योंकि उसके पास एक नया माशन आ गया था। वो यही तो चाहता था कि वो यहाँ पर आकर अपने दिमाग को दूसरी चीजों में लगा दे ताकि उसकी जान में कथा का ख्याल ही ना आए। इसके बाद वह रेडी होने लगता है। बाएं दूसरी तरफ कथा जब अपने कमरे में आती है तो मायरा उसे चाहते कहती है, ये देखो हमारा ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए रेनोवेट करवाया है। इसके बाद कथा आज अभी आसपास देखती है तो कमरे का थीम ब्लू एंड वाइट का होता है जो कथा का फेवरेट कलर था। इससे भी खूबसूरत उसका कमरे में बहुत बड़ी बालकनी थी जहां पर बगल में एक झूला लगा हुआ था और उस बालकनी से पूरे गार्डन एरिया का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखता था। अपने कमरे और खूबसूरत चीज़ों को देखकर कथा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो मायरा को गले लगाते कहती है, थैंक यू सो मच मायरा, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में हूँ मेरी ज़िंदगी में खुशी के रंग भर चुके हैं। मैं तुम्हारा किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद कथा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मायरा कथा की बातें सुनकर वह भी इमोशनल हो जाती है और इसी वक्त कथा और मायरा अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगते हैं। फ्लैशबैक आज से करीब 3-4 महीने। इस वक्त मायरा का 12 था, एग्जाम कंप्लीट हो गया था और वो अपनी छुट्टियों के लिए लोनावाला कुछ दिन घूमने के लिए आई थी। मायरा लोनावाला खेले ही थी क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कोई उसके दोस्त नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मायरा को ये भी पता था कि वो सारी लड़कियां उसकी दोस्त क्यों बनना चाहती है क्योंकि उस टाइम मायरा प्यो स्कूल में बहुत ज़्यादा अमीर थी और आधी से आधी लड़कियां उसकी दोस्त इसीलिए बना चाहती थी ताकि वह मायरा का जरिए उसके बड़े भाई के करीब आ सके। दरअसल मायरा के बड़े भाई बहुत ही ज़्यादा अमीर और बहुत कम ही उम्र में उन्होंने बिजनेस में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था जिससे स्कूल की सारी लड़कियां मायरा के नज़दीक आना चाहती थी ताकि वो राजवंश फैमिली में उसके जरिए घुस सके और राजवंश फैमिली की बहू बन सके। मायरा के भाई का इंट्रोडक्शन और उनके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी आगे लोनावाला पहुंचकर मायरा अपने फार्म हाउस में जाती है जहां पर कई सारे बॉडीगार्ड्स और कुछ नौकर थे। आए इस वक्त उसके साथ उसके फैमिली में से कोई नहीं आया था क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं और देश के बाहर गए थे, जिस वजह से मायरा अकेले ही जाने का फैसला करती है। मायरा वाहन पर पहुंचती है तो उससे बहुत शांति सा महसूस होता है और वो कुछ डर अपने फार्म हाउस में रहाकर अपने गाड़ी लेकर वह खुद ही ड्राइव करते लोनावाला के सड़कों पे चलाने लगती है। वो इस वक्त सफ़र का बहुत ज़्यादा आनंद ले रही थी। कभी अचानक से उसके गाड़ी का सामने है एक छोटी सी बिल्ली आ जाती है, जैसे देखकर वो जल्दी से अपनी गाड़ी को ब्रेक मार दिया है। इससे पहले उसकी गाड़ी बिल्ली को कुचल देती तभी वह पर एक लड़की आ जाती है जिससे सिंपल प्लाजो सूट पहना होता है। वो लड़की जल्दी से बिल्ली के बच्चों को बचा लेती है और सड़क के उस पर ले जाती है। मायरा जिसने झटके से अपनी गाड़ी का ब्रेक मारा था उसका सर गाड़ी के डैशबोर्ड पर जाके लगता है जिससे उसके सर पर खर्च आ जाती है और उसके सर से हल्का हल्का खून निकलने लगता है। तभी वह लड़की जिसने बिल्ली के बच्चे को बचाया था उसकी नज़र गाड़ी के अंदर मायरा पे जाती है जिसके सर से हल्का हल्का
का खून निकल रहा था। वह बिल्ली के बच्चे को साइड करते मायरा की तरफ जाने लगती है। तभी मायरा अपने गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वो जैसे ही बाहर आती है अचानक से एक लड़की उसके पास आकर उसके सिर से अपने दुपट्टे से खून पहुंचने लगती है। मायरा तो पहले उस लड़की की हरकत देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन जब उस एहसास होता है कि वह लड़की उसकी मदद ही कर रही है, जिस वजह से वह शांति से खड़ी रहती है। जिसके बाद जब उस लड़की ने मायरा का खून साफ कर दिया था तभी वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। तभी मायरा और वह लड़की, जो और कोई नहीं कथा होती है, उन दोनों के बैकग्राउंड में एक गाना बजाने लगता है। गाने के बोल कुछ ऐसे थे। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए। आप हमारी जान बन गए। दोस्तों मैं आपको मेरा गन कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और ना पसंद आए तो भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आगे से अपना गन नहीं बना सकूं, क्योंकि मुझे अपनी बेइज्जती करवानी होती है, जिस वजह से मैं आप लोगों को अपना गन सुना रही हूँ। गन सुनने का यह मकसद था कि मैं आप लोगों को वही एहसास करा पाऊँ, वो फीलिंग एहसास करा पाऊँ जो कथा और मायरा के बीच में जो बॉन्डिंग बन जाती है आगे चल के। उस बॉन्डिंग की में अब आगे कथा और मायरा जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक दूसरे को ही देखने लगते हैं, क्योंकि वह दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उन दोनों की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। तभी उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पे टूटता है, क्योंकि कथा ने जो अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में रोक दिया था, पीछे से एक गाड़ी हॉर्न बजाकर मायरा को उसकी गाड़ी बीच सड़क से हटाने के लिए पीछे वाले लोग हॉर्न बजा रहे थे। जब मायरा को होश आता है तो वो जल्दी से एक कथा से कहती है, वो सॉरी, मैंने बिल्ली के बच्चे को नहीं देखा था, जिस वजह से उसकी जान मेरी वजह से खतरे में पड़ गई। तभी कथा कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है आप जानबूझकर नहीं किए हैं। इसके बाद कथा अपनी गाड़ी में बैठते कहती है, वो एक्चुअली मैं यहाँ पर पहली बार अपने छुट्टियों को एंजॉय करने ही हूँ और मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, तो क्या आप मुझे लोनावाला की अच्छी जगह के बारे में बता सकती हैं जहाँ पर शांति माइल और वाहन का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो हो? ये सुनकर कथा बोलती है, हाँ मैं आपको बता सकती हूँ और दिखा भी सकती हूँ। जिसके बाद मायरा कथा को अपनी गाड़ी में बैठने के लेके आती है। ये सुनकर कथा हिचकिचा आती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी नहीं देखी थी, ना ही उसमें बैठी थी, इसलिए वह हल्का सा हिचकिचा रही थी। लेकिन कथा के पास समय नहीं था, क्योंकि पीछे वाली गाड़ियां बार बार हॉर्न बजाकर उस आगे चलने के लिए कह रही थी। ये सुनकर मायरा जल्दी से कथा को कहते हैं, अरे आप सोच क्या रहे हैं, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सी स्टूडेंट हूँ जो यहाँ पे घूमने ही है, और अगर आपको अनफर्टेबल फील हो रहा है तो कोई बात नहीं। ये सुनकर कथा नाम है अपने सर हिलाते कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद कथा मायरा की गाड़ी में बैठ जाती है और मायरा अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाती है। गाड़ी चलाते वक्त मायरा और कथा दोनों ही शांत बैठे हुई थी। मायरा
मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़की को ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मायरा आज से पहले किसी भी लड़की को इतना इंसिस्ट नहीं की थी। उससे कुछ अलग सा कनेक्शन फील होता है कथा से, जिस वजह से वो कथा के बारे में सोच रही थी। तभी कथा की आवाज़ मायरा के कानों में आती है, वह अभी हम कहाँ जा रहे हैं, जिससे सुनकर मायरा जो कुछ सोच रही थी अचानक से होश में आती हो और वो मुस्कुराते कहती है, मैंने यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा फेमस आइसक्रीम कैफ़े देखा है तो हम वहीं जा रहे हैं। इसके बाद मायरा कथा से सवाल करते कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर कथा अपना नाम बताते कहती है, मेरा नाम कथा आर्या है और मैं आर्या फाउंडेशन में रहती हूँ। जिसे सुनकर मायरा को एहसास हो जाता है कि कथा किसी ऑर्फनेज के बारे में बात कर रही है और अभी तक मायरा को कहीं ना कहीं वे पता चल गया था कि कथा अनाथ है। ये सोचकर उस कथा के लिए बुरा लगता है और वो अपना नाम बताते कहती है, मेरा नाम मायरा है और मैं मुंबई में रहती हूँ और यहाँ लोनावाला अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए ही हूँ। कथा जिसे एक कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि मायरा अमीर है, वो मायरा से कुछ बोल ही नहीं पाती है क्योंकि उसे एमएल लोगों से डर लगता था, क्योंकि उसके फाउंडेशन में जो भी अमीर लोग आते थे वह सब कहीं ना कहीं गरीब लोग को अपने से नीचा समझते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। कथा को ये गलत फैमिली हो जाती है कि मायरा भी बाकी सब अमीर की तरह है। कथा को डरता हुआ देखकर मायरा उस शांत कराते कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अचानक से इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। जिससे सुनकर कथा कहती है, वह ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल हमारे फाउंडेशन में जो भी लोग आते हैं वो हमें नहीं चाहिए खाते हैं, जिस वजह से मुझे वो इतना ही कह पाती है। तभी मायरा उस रिलैक्स करवाते कहती है, नहीं नहीं, तू मुझे गलत समझ रही हो, मैं बाकी सब जैसी नहीं हूँ। तुम्हें पता है मेरी कोई भी दोस्त नहीं है। वो इतना क्या के साथ हो जाती है। तभी आइसक्रीम कैफ़े ए जाता है और मायरा अपनी गाड़ी रोक देती है, जिससे वो दोनों गाड़ी के बाहर आते हैं और सामने देखने लगते हैं। तभी कथा कहती है, ठीक है, लेकिन आप अकेले अंदर चल जाओ, मैं आपको बाद में लोना वाला दिखा दूंगी। जिसे सुनते हैं मायरा उदास होते कहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अंदर चलो और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम मेरी दोस्त बनो, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। दरअसल मायरा कथा की बातें और उसका अपने से दूर जाते देखकर मायरा को यकीन हो जाता है कि कथा उसकी दोस्त बनने के लायक है और कथा कभी भी उसके पैसों के लिए उसकी दोस्त नहीं बनेगी। कथा जिसकी भी कोई दोस्त नहीं थी, मरा की उदासी भारी आवाज सुनकर वो उसके तरफ देखने लगती है। उसका इतना मासूम चेहरा देखकर कथा का दिल पे गल जाता है और वह अंदर जाने के लिए में जाती है। फिर वो दोनों आइसक्रीम कैफे के अंदर आते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग कथा को ही देख रहे थे, क्योंकि वह आइसक्रीम कैफे लोनावाला का सबसे मंसूर और महंगा कैफे था और वहां पे अमीर लोग ही जाते थे। कथा जिसने इस वक्त सिंपल सा प्लाजो सूट पहना हुआ था, वह आसपास जब अपनी नज़र उठा के देखते हैं तो सारे लोग जो अमीर थे उस अजीब नज़रों से घूर रहे थे, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि कथा गलती से इस कैफे में गई है, क्योंकि कथा ने इस वक्त बहुत ज़्यादा सिंपल कपड़े पहने थे जो उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते थे। कथा को इतना डरा हुआ देखकर मायरा उस रिलैक्स करते कहती है, तुम पहले सीट पे बैठो, मैं ऑर्डर करके आती हूँ और आसपास ध्यान मत देना, क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं, तुम्हें खतरों से जाज कर सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी और दिल की बहुत अमीर हो। मरा की बात सुनकर कथा के फेस पे स्माइल हो जाती है और वह को खुशी से देखने
करने लगते हैं। वहीं मायरा कुछ आइसक्रीम का ऑर्डर देकर अपने टेबल पर वापस ले जाती है और कथा से बातें करने लगती है। तभी मायरा कहती है, तो आज से पहले मेरी कोई दोस्त नहीं बनी थी, जिस वजह से मैं तुमको आज का आइसक्रीम ट्रीट देना चाहूंगी। ये सुनकर कथा कहती है, ठीक है, लेकिन कल मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ट्रीट दूंगी जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जिसे सुनकर मायरा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अन दोनों का ऑर्डर भी आ जाता है और वह दोनों एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। इस बीच मायरा और कथा एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जान गई थी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मायरा अपने बारे में कथा को सारी चीजें बताने लगती हैं, वहीं कथा भी अपने बारे में सारी चीज मायरा को बताती है। कुछ ही घंटों में अन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। आइसक्रीम खत्म होने के बाद मायरा अपना बिल पे करती है और कथा मायरा से कहती है, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी? मुझे यकीन है कि वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जिसके बाद मीरा कथा के साथ अपनी गाड़ी में बैठती है और कथा के बताए रास्ते पे चलने लगती है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बहुत ही छोटे से पार्क में आकर रुक गया। वो पार्क न कि बड़ा था न ही छोटा था, वो बहुत ही मीडियम साइज का पार्क था जहाँ पे बहुत कम लोग मौजूद थे। मायरा जब उस पार्क को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो पार्क भी बाकी पार्क की तरह ही था। तभी कथा मायरा को देखते कहती है, अरे तुम पहले अंदर तो चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस पार्क की क्या खासियत है। इसके बाद वह दोनों पार्क के अंदर चल जाते हैं। तभी कथा अपने घड़ी में समय देखती है, जहां पर शाम के 4 बजे बजाने का इशारा कर रहा था। वो जब आसपास अपनी नज़र दौड़ाती है तो सामने से 10-15 बच्चे उसके पास आ जाते हैं और आते ही कथा को गले से लगा लेते हैं। जिसके बाद वह उन बच्चों से मायरा का इंट्रोडक्शन कराते हैं। बच्चों, ये मेरी दोस्त है मायरा, दीदी को हेलो करो। मायरा की बातें सुनकर सारे बच्चे भी मायरा के पास से जाते हैं और उस हेलो करते गले लगा लेते हैं। उन बच्चों में से 5-6 बहुत प्यारी प्यारी छोटी बच्चियां भी थी जो बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। उन बच्चों को देखकर मायरा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें हेलो करते कहती है, आप लोग तो कितने क्यूट हो। इसके बाद वह सारे बच्चों के गाल छूकर उन्हें प्यार करने लगती है। मायरा को दिया ऐसा पहली बार हुआ था, वो आज से पहले इतने सारा बच्चों को एक साथ नहीं मिली थी और उन बच्चों की मासूमियत देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उनके साथ खेलने लगती है। वो लोग इस वक्त पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। मायरा कथा के साथ साथ सारे बच्चे प्यो पार्क में शोर मचाते खेल रहे थे। वहीं पास में कुछ बूढ़े व्यक्ति मुस्कुराते सारे बच्चों को देख रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अनमेन से एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, कथा बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी है। वो सबके फेस पे स्माइल ले आते हैं। जैसे सुनकर सामने वाला इंसान कहता है, हाँ कमल तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब उसके बारे में ये पता चला कि वो अनाथ है, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन उसने इन बच्चों को ही अपनी दुनिया बना लिया और अभी वह बच्चों के साथ रह के बहुत ज़्यादा खुश रहती है और उनको भी खुश करती है। जिसके बाद वो लोग कुछ और बातें करने लगते हैं और वहीं कथा और हमारा बच्चों के साथ खेलते थक जाते हैं और पास ही में रखे एक बोनस पे बैठ जाते हैं। तभी मायरा कथा की तरफ देखते कहती है, यार तुमने सही कहा था, मुझे इन बच्चों के साथ रह के बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में ये बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार है और आज से पहले मैंने ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके
बड़ मायरा कथा को थैंक यू कहती है। कथा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते कहती है, अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ रोज आती हूँ, इन बच्चों के साथ बहुत सारा समय बिताती हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है जिस वजह से मैं इन बच्चों के साथ समय बिताकर खुश रहती हूँ और यही मेरा डेली का काम है। महाराज जब कथा के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो उस मरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और उस लगता है कि मायरा की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि मायरा परिवार के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तरसती थी। खैर इसके बाद मरा और कथा कुछ और समय बच्चों के साथ बचे हैं और उसके बाद मायरा कथा को उसके घर यानी आर्या फाउंडेशन छोड़ देती है और कल मिलने का वादा करके वह अपने घर के लिए निकल जाती है। हमारा जब अपने घर आती है तो उस अपनी माँ का फ़ोन आता है। अपनी माँ का फ़ोन आता हुआ देखकर मायरा जल्दी से फ़ोन उठा लेती और मुस्कुराते कहती है, माँ क्या आपको पता है कि मेरे आज एक बहुत अच्छी नई दोस्त बनी है। ये सुनकर राजेश्वरी जी मीरा के लिए खुश हो जाती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि मरा खुश रहे अपनी जिंदगी में और उसके दोस्त भी बने हैं। इसके बाद मायरा कथा के बारे में सारी चीजें बताने लगती हैं कि कैसे उसने बिल्ली की जान बचाए, उसने बच्चों के साथ पार्क में समय बिताया, उसके साथ खेल ली को कथा के साथ रह के एक सुकून का एहसास हुआ और वो कथा के बहुत ज़्यादा कुछ ही पलों में क्लोज बन गई। यह सब सुनकर राजेश्वरी जी मायरा को कथा से मिलवाने का कहती हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर मायरा जल्द ही उन्हें कथा से मिलवाने का कहती है और फ़ोन काट देती है। इसके बाद वह अपना फिनिश कर दिया और सो जाती है। वहीं अगले दिन महाराज जल्दी तैयार होकर सुबह के 9 बजे ही कथा से मिलने के लिए उसके फाउंडेशन चल जाती है जहां पर उस बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और ई होप आप लोग ठीक होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। अभी तक हमने पढ़ा था कि मायरा और कथा की पहली मुलाकात हो जाती है और वो कुछ पलों में कथा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगती है। वहीं अगले दिन मायरा जल्दी ही अपने एमेंशन से कथा के फाउंडेशन जाने के लिए निकल जाती है। अब आगे जब मायरा आर्या फाउंडेशन आती है तो वो रिसेप्शन एरिया में जाती है जहां पर एक प्यारी महिला अपना काम कर रही थी। वह कथा के बारे में पूछती है। कथा का नाम सुनकर उस महिला के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते मायरा से कहती है, क्या तुम्हारा ही नाम मायरा है? जिसे सुनकर मायरा चौंक जाती है क्योंकि वह यहाँ पर पहली बार आए थे और वो उस महिला को भी नहीं जानती थी, लेकिन वह अपना सर हाँ में हिलाते कहती हैं, हाँ लेकिन आप कैसे जानती हैं मेरा नाम? जिसे सुनकर वह महिला कहती है, दरअसल कथा ने प्यो फाउंडेशन और प्यो बच्चों को तुम्हारे बारे में बताया है और सच कहूँ तो तुम्हारे बारे में जानकर सभी को खुशी हुई क्योंकि कथा की आज तक कोई फ्रेंड नहीं बनी थी और जब तुम उसकी दोस्त बने तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और खुशी से सबको तुम्हारे बारे में बता रही थी। इसके बाद वो औरत मायरा को सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए कहती हैं जहां पर सारे बच्चे और कथा रहती थी। मायरा जब सेकंड फ्लोर का दरवाजा खोलती है तो अचानक से काफ़ी सारे बैलून उसके पास आकर रुकते हैं। जब वह आसपास अपनी नज़र दौड़ाती है तो उसे काफ़ी सारे बच्चे देखते हैं जो अपने हाथों में दिल वाला बैलून पकड़े थे और सारे बच्चे एक साथ मायरा का वेलकम करते हैं। मीरा इतना ग्रैंड वेलकम देकर बहुत
ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि यह उसके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। वो बहुत सारे बच्चों को मुस्कुरा के देखने लगती है, तभी सारे बच्चों के बीच से उसके पास आती है और मरा से सवाल करते कहती है, तो कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? जिसे सुनकर मायरा उस गले लगाते कहती है, थैंक यू सो मच, मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इतनी जल्दी ही फाउंडेशन में जाऊंगी? जिसे सुनकर कथा कहती है, वो दरअसल मुझे अंदाजे हो गया था कि तुम यहाँ पर जल्दी ही जाओगे, जिस वजह से मैं और हमारे फाउंडेशन के बच्चों ने तुम्हारे लिए एक छोटा सा वेलकम सरप्राइज किया था। जिसके बाद कथा सारे बच्चों से मायरा का इंट्रोडक्शन करवाती है और मायरा को सारे बच्चों के बारे में बताती है। मायरा इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बहुत सारा समय बच्चों के साथ बिताती है और तभी उस देव की माँ मिलती है। जैसे मिलकर मायरा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उस ये पता चलता है कि कथा देव की माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और यही है कथा की दुनिया। और ऐसे ही धीरे धीरे करके जब तक मायरा लोनावाला रहती है तब तक वो कथा से अपनी दोस्ती और ज़्यादा गहरी करवाती रहती है, जिस वजह से वो लोग 1 महीने में ही बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। मायरा लोनावाला करीब 1 महीने तक रुकती है। वैसे उसका प्लान था कि वह 1-2 हफ्तों में ही अपने घर वापस चल जाएगी, लेकिन कथा के वजह से वह प्यो 1 महीने रुकती है। इस बीच कथा ने मायरा को लोनावाला ले बहुत सारी जगह घूमते हैं और अपना टाइम स्पेंड करती है। इन 1 महीनों में मायरा बहुत ज़्यादा खुश होने लगी थी और यह सारी बातें अपनी माँ को बताती है जो उसने कथा के साथ एक्सपीरियंस किया था। जैसे उसने आरा फाउंडेशन को बच्चों के साथ अपनी समय बताया और जगह जगह घूमने उसके साथ उन्होंने बहुत सारी शरारती भी की थी। यह सब सुनकर राजेश्वरी जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और घर में सभी को मायरा और कथा के बारे में बताती हैं। इस बीच मायरा के बड़े भाई लंदन में अपनी मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें कथा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ अभी मायरा के मुंबई जाने का समय हो गया था। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास थे, लेकिन कने उस अपने सपने के बारे में बताया है, जहां पर उसने ये भी बताया कि उसका सपना है मुंबई इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाकर अपने सपने प्यो करें, क्योंकि मुंबई इंपीरियल यूनिवर्सिटी प्यो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। अगर कोई भी बच्चा उस कॉलेज में किसी भी चीज़ की डिग्री ले लेता है तो उस बच्चे का करियर सेट हो जाता है। इसके बाद हमारा को थोड़ी शांति मिलती है और वो मुंबई के लिए निकल जाती है। ऐसे ही करते 2 महीने बीत जाते हैं। इस बीच कथा और मायरा की लगभग रोज बात होती थी फ़ोन पर, और जब मायरा को कथा के बारे में पता चला कि कथा का दाखिला हो गया है मुंबई इंपीरियल यूनिवर्सिटी में, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तभी खतेम मुंबई के लिए निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोग ठीक होंगे। एंड मरा और कथा की कहानी यहीं तक थी। अभी आगे मैं हीरो और हीरोइन को मिलाने वाली हूँ। इस बीच में ट्राई करूँगी कि रोमांस ऐड करा दूँ। दोस्तों आप लोग निश्चिंत हो जाए, क्योंकि माहिरा और कथा का जो भी फाइनल था वो सब खत्म हो गया है। आप सिर्फ और सिर्फ हीरो और हीरोइन के बारे में आगे एक ही स्टोरी में हम लोग जानेंगे कि आगे क्या होता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मैंने बहुत मेहनत से ये स्टोरी लिखी है और ट्रस्ट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस स्टोरी को लिखने में और एडिटिंग ये सब करने में। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मैं आपको ये बता दूं कि कथा और मायरा लेस्बियन नहीं हैं, वो लोग भी स्ट्रेट हैं, लेकिन ये गाना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा बॉन्ड बन जाता है।
कथा और मायरा की बचपन से कोई दोस्त नहीं थी, बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं थी, जिस वजह से वो लोग जब बेस्ट फ्रेंड बनते हैं तो वो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कथा के लिए मायरा ही उसकी दुनिया बन गई थी, क्योंकि मायरा जब से कथा की ज़िंदगी में आई थी, कथा की ज़िंदगी में खुशियाँ भर गई थी, जिस वजह से उसकी ज़िंदगी में मायरा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग के पास भी ऐसी बेस्ट फ्रेंड है तो आप लोग कमेंट कर दो, ताकि मैं जान सकूँ कि आप लोग की ज़िंदगी में अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि मेरी नहीं अच्छी चल रही है दोस्तों, मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। हाँ, फ्रेंड है लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं है, जिस वजह से मैंने कथा और मायरा को बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बनाया। जैसी बेस्ट फ्रेंड मैं चाहती हूँ वैसी बेस्ट फ्रेंड।